यदि लोग जागरूक नहीं हुए ना, पहाड़ नहीं बचने वाला। जो चंदाखोर नेता थे वो आज करोड़पति बन गए, वो हमारे भाग्य विधाता बन गए। टिहरी में एक 13 साल की लड़की को गुलदार ने ऐसे निवाला बना दिया था, उसी को उन्होंने चारा बना दिया कि भैया कमीशन कैसे खाया जाए, क्या कहते हैं, खनन कैसे होगा, ये कहाँ से कैसे पत्ती बनानी है। पहले ये थी हमारी प्रवृत्ति कि हम सेना में जाते थे तो अग्निवीर बन गई, तो अब वो भी ठप हो गया। राज्य हमें इसलिए चाहिए कि गोपेश्वर और गोरखपुर दो अलग जगह है, दोनों के लिए एक समान नीति नहीं हो सकती। आज की जो पत्रकारिता है, आज जब उत्तराखंड 25 साल का बन गया है, तब आज के जो मुद्दे हैं वो तब के मुद्दों से क्या कुछ अलग भी है? रोजगार की परिभाषा समझिए कि कोई ग्रेजुएट है और वो अगर बर्तन धो रहा है, उसे रोजगार नहीं कहा जा सकता ना। वो राशन मिल रहा है 5 किलो तो उस पर खुश है। गाँव वालों को ये है कि भजन कीर्तन, महिलाओं के हाथों में हमने ढोल मजीरे पकड़ा दिए, वो राम राम जप रही है, हमने कहा मंदिर मंदिर मंदिर, हम राम राम राम, और उसके नाम पर लूट मची। हमने स्कूल तो बंद कर दिए है, लेकिन हमने जो पॉलिटेक्निक बनाए थे, जो हमने ITI बनाई थी, वो भी तो नहीं चल रही है ना। ड्रग फ्री स्टेट करेंगे इसको, लेकिन आपके पास केवल 26 लोग हैं पुलिस में जो पूरे प्रदेश का नशा रोकेंगे। आपने नेपाल की बॉर्डरिंग भी करनी है और बरेली से आने वाले नशे को भी रोकना है। मुझे लगा कि मेरे हाथों में कुछ गरम गरम गिर रहा है, तो मैंने ध्यान से देखा तो पानी सा लगा। फिर मैंने देखा तो मेरी दादी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। हिमालय की पीड़ा ये है कि हिमालय को कोई नहीं समझ पा रहा, और हिमालय समझने के लिए हमें विज्ञान समझना होगा। नमस्कार, मैं आज एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठी हुई हूँ जो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तराखंड के बाहर दिल्ली जैसे शहर में रह करके विभिन्न जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी ग्रुप हैं उनमें करीब सभी ग्रुपों में उन्होंने काम किया है। अपने अनुभवों को लेकर वो उत्तराखंड के अभी देहरादून में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत है, और इसके साथ ही जो उत्तरजन टुडे जो मासिक पत्रिका है उसके संपादक हैं आप गुणानंद जखमोला जी के साथ में हूँ। जखमोला जी नमस्कार। नमस्कार गंगा जी। जखमोला जी, विभिन्न जो उत्तराखंड के जो मुद्दे होते हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उन पर आपकी पैनी निगाह रहती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, उत्तरजन टुडे के माध्यम से, और जो भी आपको अन्य माध्यम मिलते हैं वहां पर आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। अभी वर्तमान में उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां, इस युवा उत्तराखंड के लिए आप क्या मानते हैं? गंगा, 25 साल का जो सफर है जो राज्य धर्म का, तो अगर उसमें ये देखें कि आम जनता ने तो खोया है, केवल नेताओं ने, जो चंदाखोर नेता थे वो आज करोड़पति बन गए, वो हमारे भाग्य विधाता बन गए। और जिन्होंने जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने एक जो अलग राज्य का सपना देखा था, और राज्य की मूल अवधारणा थी कि सीमांत गांव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी विकास की किरण पहुंचे, वो किरण तो पहुंची नहीं है। तो अगर आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि गांव जो कुछ बच खुच गए हैं उन्हें कैसे यथावत रखा जाए, कि हमारे जो पहाड़ जो पलायन कर चुके हैं, जो पॉजिटिव सकारात्मक पलायन हो रहा है, वो तो समझ में आता है कि कोई अधिकारी बन रहा है, कोई अफसर बन रहा है, कोई अच्छे पद पे कहीं जा रहा है, तो वो ठीक है। लेकिन जो 8-10 हजार 15 हजार रुपए के लिए पहाड़ों से पलायन करके रोजगार के लिए मैदानों की ओर जा रहा है, और हमारे जो सूने गांव, जो बुधरा गांव जो लगभग 1700 हो गए हैं, और जो बचे खुचे लोग हैं वो वन्य जीवों से, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो हो रहा है, तो वो बुनियादी समस्याएं तो यथावत है, वो तो उनका तो समाधान ही नहीं हुआ। अगर देखें तो शिक्षा का समाधान नहीं हुआ, 1700 स्कूल बंद हो गए, जबकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर गांव के किसी भी स्कूल में अगर एक भी बच्चा है तो वो स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन इनको सरकारों की प्राथमिकता अब पहाड़ है ही नहीं।
देखिए राज्य क्यों बना था, मैं तब कॉलेज में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बहुत बहुत सपने लेके दिल्ली गए थे कि भाई जीवन में कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे। लेकिन आंदोलन हुआ 94 में और हम लोग उस आंदोलन में गए। जी तो हमारा तब मानना था कि राज्य हमें इसलिए चाहिए कि गोपेश्वर और गोरखपुर जी दो अलग जगह है, दोनों के लिए एक समान नीति नहीं हो सकती। जी यूपी के टाइम में यही थी। लेकिन अब जो गोरखपुर की जगह है, गोपेश्वर तो वही स्थिति है, लेकिन वो देहरादून हो गया है। जी देहरादून भी हमारे लिए उतनी दूर है जितनी दूर लखनऊ था। बिल्कुल तो मतलब जो विकास होना चाहिए था उस तरह हुआ नहीं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि विकास नहीं हुआ, जी लेकिन जो मूलभूत जो वो थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार के जो सवाल थे वो यथावत बने वो हुए हैं। यथावत बने हुए हैं, बल्कि वो बहुत विद्रूप रूप में भी कई जगह दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि वन्य जीवों की जो अभी जो एक चुनौती जो उत्तराखंड के भीतर जो लोग अभी बसाहत कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा एक चुनौतीपूर्ण विषय है। उतना ही चुनौतीपूर्ण वो सरकारों के लिए भी रहा है हमारे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकारों ने इस चुनौती को कभी चुनौती की तरह लिया? किस तरह से सरकारों ने काम किया है उस दिशा में? नहीं किया ना। मैं वही कह रहा हूँ कि भारत के लोग आज भी दोयम दर्जे के हैं। विकास जो है 3 साढ़े 3 जिलों में जो मैदानी जिले हैं उन तक सिमटा है कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और एक हल्द्वानी का कुछ नैनीताल भी प्रॉपर नहीं है। बाकी जो 8.5 जिले हैं वो तो आज भी ये 9 साढ़े 9 जिले जो है वो आज भी बदहाल है ना, वहाँ की समस्या है। अब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का मैं मेरे कई बार अफसरों से, फॉरेस्ट ऑफिसरों से मेरा सीधे टकराव होता है कि भैया ये क्या हो रहा है। ये आपको याद होगा टिहरी में एक एक 13 साल की लड़की को गुलदार ने निवाला बना दिया था, उसी को उन्होंने चारा बना दिया। अब जब मैंने जो जो होप थे उस समय, उनसे धनंजय मोहन थे, उन्हें उन्हें कहा कि ये क्या है, ये अमानवीय है कि आप उसे पकड़ने के लिए कहते हैं कि वो एक तरीका है, ये सोचने का तरीका है हमारा। लेकिन हमें तो उतनी वेदना है कि हमारा बच्चा जिसको गुलदार ने खा लिया उसको आप चारा बना रहे हो। तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है लगातार? देखिए भालू के हमले, जैसे उत्तरकाशी में भालू के हमले हो चुके हैं, पिछले एक हफ्ते में 11 जगह भालुओं ने हमला किया। गुलदार 4 पोखड़ा जो सतपाल महाराज की कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ 4 लोगों को पिछले 1 महीने के अंदर 4 गुलदार ने हमले करके 2 को तो मार ही दिया, 2 को बुरी तरह घायल किया है। और राज्य गठन से अब तक जो मैं लगभग 1200 लोग वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए हैं। तो मैं इस बात पे मैंने कई बार सवाल उठाए हैं कि आप ये 10 लाख 6 लाख मुआवजा दे रहे हो मरने के बाद, तो आप उस रकम को वहां की झाड़ियों को, वहां सोलर फेंसिंग करने की, वहां सोलर लाइट लगाने की और वो कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की दिशा में वो पैसे खर्च कर दीजिए ना, मत दीजिए। वो अब मरने के बाद आप 10 लाख रुपए किसी को दे रहे हो तो उसने तो खो दिए ना। और 10 लाख की तो क्या वैल्यू है, ये 6 लाख की क्या वैल्यू है? वैल्यू मानव की है ना। तो मानव संसाधन, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अभी ये कहते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाइपर हो रहे हैं, जैसे भालू ही है भालू। तो भाई उसके लिए भी कारण आप ही हो ना। अगर गंगा में गंगोत्री ग्लेशियर में ब्लैक कार्बन बढ़ रहा है या हिमालय में झीलें बन रही हैं, तो आप वही, आप तो रिकॉर्ड बनाने के लिए तीर्थ यात्रियों को कि जी 50 लाख पहुंच गए, 50 लाख, लेकिन वो कैसे पहुंचे वहां, उससे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को कितना नुकसान हो रहा है, ये जैव विविधता को कितना नुकसान हो रहा है, फॉरेस्ट फायर आप क्यों नहीं रोक पा रहे? तो ये सारे मुद्दे हैं और इन पे मतलब गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बहुत महत्वपूर्ण न समझ करके जिस तरह से सरकार ने केवल दोहन को अपना हथियार बनाया है, वो बड़ा अजीबोगरीब है पूरे उसमें। जगमोहन जी, एक बात यह है कि आपने दिल्ली में रह करके टाइम्स ग्रुप
में भी काम किया, जी तो एचटी में भी किया है, अमर उजाला से लेकर के तमाम जितने अखबारों में और सहारा, मतलब जी न्यूज जैसे इतने बड़े बड़े संस्थानों में आपने काम किया और अपनी लेखनी से और अपने पूरे काम से उत्तराखंड के जो प्रभावी जो मुद्दे थे उनको उठाया। आप एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज की जो पत्रकारिता है, आज जब उत्तराखंड 25 साल का बन गया है, तब आज के जो मुद्दे हैं वो तब के मुद्दों से क्या कुछ अलग भी हैं, या आपको कुछ किस्से इस तरह के याद हो कि आपने रिपोर्ट किया था और तब वो स्थिति थी और आज ये स्थिति है? जैसे नशे को लेकर के मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि नशे को लेकर के आपने कोई रिपोर्टिंग की हो या बेरोजगारी को लेकर के कुछ किया हो इस तरह से, तो इस पर देखिए, कुछ प्रकाश है। मैं ये कहता हूँ कि कल ही एक हमारे सीएम धामी जी कह रहे थे कि 26,500 लोगों को पिछले 4.5 साल में सरकारी रोजगार दिए है। जी तो श्वेत पत्र दिखाओ ना कि कहाँ दिए हैं। जी और रोजगार का ये है कि अगर हिमालय राज्यों में हम सबसे सबसे आगे हैं कि हमें बेरोजगारी के आंकड़ों में, जी है ना, दावा कर रहे हैं कि 3.4 रह गया है, लेकिन सेवा योजन कार्यालयों में देखो तो 9 लाख से ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड है जिनको नौकरी मिली। उसके अलावा वो भी है। अब रोजगार की परिभाषा समझिए कि कोई ग्रेजुएट है जी और वो अगर बर्तन धो रहा है, उसे रोजगार नहीं कहा जा जी सकता ना। तो हमारे यहाँ बेसिकली क्या था कि जो जब राज्य की अवधारणा का तो यही तो सवाल था कि भाई मैं 7 साल का था, मैं गांव में रहता था, मेरे परिवार ने सोचा कि भाई यहाँ गांव में तो स्कूल दूर है, यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं है, तो इसे दिल्ली ले जाओ। तो 7 साल की उम्र में मैं दिल्ली पढ़ने के लिए गया। जी तो मेरे गांव से सड़क 7 किलोमीटर दूर थी। 7 किलोमीटर दूर का होने का मतलब ये था कि हम पैदल गए तो मेरी दादी मेरी उंगली पकड़ के लेके गई। 7 साल के बच्चे को बहुत ज्यादा समझ नहीं होती, लेकिन मुझे वो मंजर याद है कि आ, मुझे लगा कि मेरे हाथों में कुछ गरम गरम गिर रहा है। तो मैंने ध्यान से देखा तो पानी सा लगा, फिर मैंने देखा तो मेरी दादी की आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो गरम बूंदे, मतलब गरम आंसू की बूंदे मेरे हाथ में। तो एक बाल मन में वो छाप आज तक पड़ी हुई है। तो जो पलायन की पीड़ा थी, मेरे जैसे हजारों लोग थे जो उस समय पढ़ने के लिए जाते थे। हमने सोचा था कि भाई शायद हालत बदलेंगे, लेकिन अब ये हुआ है कि जब देखता हूँ तो हमारे गांव में केवल इतना बदलाव आया है कि गांव से सड़क का रास्ता पहले जो पत्थरों का और वैसे हुआ करता था वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया और कंक्रीट का हो गया, सीमेंटेड बन गया है। पिछले 40-45 साल में ये बदलाव आया है, बाकी कुछ भी नहीं बदला। स्कूलों की हालत हुई है, स्वास्थ्य केंद्रों की हालत हुई है, रेफरल सेंटर है, वहाँ रोजगार सरकार तो कह रही है कि हमने स्वास्थ्य केंद्रों को बड़ा मजबूत बना दिया, स्वास्थ्य को लेकर के आंदोलन जगह जगह खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने ये अपॉइंट भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने काम नहीं किया होगा। बेसिक आपके यहाँ श्रीनगर, आप तो श्रीनगर में रहती हैं, वहाँ कैथ लैब बनी, डॉक्टर है वहाँ, स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है नहीं। वो डॉक्टर अमर उपाध्याय दून वाले जो कैथ लैब है वही जाते हैं कभी कभार और देखेंगे। तो वहाँ जिसको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई तो उसे देहरादून ही आना होगा या ऋषिकेश के एम्स में ही जाना होगा। तो वो नहीं हुआ। उसका कारण क्या रहा है कि हम ये कहते हैं कि हमने स्मार्ट देहरादून बनाने की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, हमने स्मार्ट कॉलोनी तो बनाई नहीं है ना। अब एक डॉक्टर जो बनता है, एमबीबीएस जो करता है, वो 1 करोड़ रुपए खर्च होता है अगर गवर्नमेंट को छोड़ दिया जाए। अब 1 करोड़ रुपए वाले को आप गर्लफ्रेंड में किसी उबर में जहाँ गाय हुए रहती है वहां रहना पड़े, उसको गुलदार का भी खतरा, उसे भालू का भी खतरा है, क्यों रहेगा? आपको ऐसी कॉलोनी बनाई है ना कि जहाँ टीचर भी रह सकें, जहाँ डॉक्टर भी रह सकें, गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनाई है ब्लॉक लेवल पे, तो वो टिकेंगे भी। एटमॉस्फेयर तो दीजिए उन्हें, वो तो आपने दिया ही नहीं है क्योंकि सोच ही नहीं है उस तरह की ना। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों ने
ये नहीं सोचा कि क्या करें। अब हम राशन मिल रहा है 5 किलो, तो उस पे खुश है। गांव वालों को ये है कि भजन कीर्तन, महिलाओं के हाथों में हमने ढोल मजीरे पकड़ा दिए, वो राम राम जप रही है। हमने कहा मंदिर मंदिर मंदिर, हम राम राम राम, और उसके नाम पर लूट मची है, राम नाम की लूट मची है। लूट सके तो लूट, वही हो रहा है। जी जी जी। तो ये जो सारी स्थितियां हमको दिखाई दे रही हैं और जो बड़ी भयावह प्रतीत होती हैं आने वाले समय के लिए, आने वाले दौर के लिए, जिसमें एक तरफ तो जो युवा है वो बिल्कुल भी उत्तराखंड के भीतर नहीं रहना चाह रहा है। जो बुजुर्ग है, जैसे अभी बात भी हो रही थी कि सेवानिवृत्ति के बाद अपने गांव लौटने की एक होड़ जैसी भी दिखाई दे रही है कि एक अच्छा सा मकान बना दे, वहां पर हम पहाड़ में रह लें। लेकिन जो ये वन्य जीवों का आक्रमण है, कभी आग लग जाना है, कभी पानी का संकट है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, ऐसे में वो रिवर्स पलायन की जो बात हो रही है, वो आपको लगता है कि संभव हो पाए? वाइब्रेंट विलेज 58 गांव, वाइब्रेंट विलेज की योजना गवर्नमेंट ने चलाई, कौन पहुंचा वापस? देखिए, जो शहरों में आ गया वो वापस नहीं लौटेगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो गांव में बसे हुए हैं उनका उनका जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करें, मतलब रहन सहन का उनका स्तर बढ़ाए, उनको रोजगार सुनिश्चित करें, उनको वहां रहने के लिए मूलभूत सुविधाएं दें, स्कूल दें। बहुत अब आप ये देखिए ना कि हमने स्कूल तो बंद कर दिए है, लेकिन हमने जो पॉलिटेक्निक बनाए थे, जो हमने ITI बनाई थी, वो भी तो नहीं चल रही है ना। उनमें हमने ट्रेड अच्छे नहीं बनाए, या हमारा जो पाठ्यक्रम था वो यूपी का एज इट इज हो गया भाई। उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कोई सब्जेक्ट नहीं जुड़ा, फॉरेस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं जुड़ा, जो एग्रीकल्चर होना चाहिए था वो नहीं जुड़ा, और जो पर्यटन जैसे सब्जेक्ट थे जिनसे हमारी आर्थिकी होती है, तो वो सब्जेक्ट हमने वो किए नहीं। जब स्कूली पाठ्यक्रम में ये नहीं हुआ, तो एक एक ये रहा कि हमने या तो कलर पैदा किए, और जो हम पहले ये थी हमारी प्रवृत्ति कि हम सेना में जाते थे, तो अग्निवीर बन गई, तो अब वो भी ठप हो गया। अब आधा इंटरेस्ट लोगों का। फिर जैसे नशा का मैं ये कह रहा हूँ कि मैं, चाहे वो चौबट्टा खाल सतपाल महाराज का टाइम वो हो, या गंगोली हाट हो, या पिथौरागढ़ का भारकोट पिथौरागढ़ में जो मेन सिटी है, उसमें मेन सिटी के बिल्कुल बीच में ही है भारकोट। और जहां वो SP कार्यालय है पिथौरागढ़ में, तो SP कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर एक बोर्ड लगा हुआ था। मैं अभी गया तो उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ नशा स्मैक पीना बहुत, मतलब प्रतिबंधित है। यानी 500 मीटर के दायरे में आप नशा नहीं रोक पा रहे हो। चंडाग जैसी जगह, मतलब पिथौरागढ़ में, तो वहां तो अंधाधुंध है जी। जैसे यहाँ ग्राफिक के क्लेम टाउन, या इस तरफ आप अगर प्रेमनगर की तरफ जाएंगे या DIT की तरफ जाएंगे, तो ये हब बना हुआ है, ये बाला वाला इस तरफ है देहरादून में, तो नशे का हब है। ये नशा जहाँ शैक्षणिक संस्थान खुले हैं वहाँ आपको नशे का आप रोक नहीं पा रहे। आप लोगों के पास नशा रोकने के लिए बहुत बड़ा कि ड्रग फ्री स्टेट करेंगे इसको, लेकिन आपके पास केवल 26 लोग हैं पुलिस में जो पूरे प्रदेश का नशा रोकेंगे। आपने नेपाल की बॉर्डरिंग भी करनी है और बरेली से आने वाले नशे को भी रोकना है जी। और जो आपको बताया होता है आप तब भी नहीं है वो कर सकते। तो बड़ा संसाधन कम है और काम करने की इच्छा शक्ति भी कम है। जो कुछ है एक आवरण दिखाते जाओ कि हम नंबर 1 UCC बन गया, सख्त नकल कानून बन गए, तो फिर लेकुना क्यों हो रहा है, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं ना। तो कई ऐसे सवाल है जिन पे काम किए जाने की जरूरत है। एक प्रॉपर मतलब एक जो रोड मैप जो कहना चाहिए था कि एक नए राज्य के लिए होना चाहिए था, वो रोड मैप है ही नहीं। थोड़ा ये आपने चर्चा की कि संसाधनों की कमी के साथ हमारा जो राज्य आगे बढ़ रहा है और उससे जो कई सारी विसंगतियां हमको दिख रही हैं, जैसे जंगलों में आग लगती है, आपके पास वो वनकर्मी ही नहीं होते जो आग बुझा सके, आपके पास संसाधन ही नहीं होते, आपके पास वो तरीके ही नहीं दिखते हैं, वो आसान तरीके तक नहीं दिखते। मैं पिछले साल की बात करूं,
कि वनाग्नि को लेकर के एक बैठक चल रही थी। मैंने वहाँ फायर लाइन का जिक्र किया कि फायर लाइन को लेकर के आप क्या कर रहे हैं? तो फिर एक कर्मचारी उठे, उन्होंने कहा कि दरअसल फायर लाइन के ऊपर ही चीड़ के पेड़ हैं, इसलिए हम फायर लाइन तैयार नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप फायर लाइन को लेकर के जो एक बड़ा मुफीद इलाज है उसका, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये संसाधनों की कमी के साथ जो ये राज्य चल रहा है, और राज्य सरकार हमको बड़े-बड़े सपने दिखा रही है कि हमने तो यहाँ ये भी बना दिया, वो सारे विधायक आपको ये करते हुए बोलते हुए सुनाई देंगे, मैंने फलानी जगह ये कर दिया, फलानी जगह वो भवन दे दिया, फलानी ढिकानी जगह वो दे दिया। आपने कैथ लैब का जिक्र किया। निसंदेह बिल्कुल उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि इस राज्य के राज्यपाल वहां बिठाए गए और फिर उनसे झूठ बुलवाया गया। बताया नहीं गया कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आने वाले हैं। डॉक्टर अमर उपाध्याय जी को, जो यहाँ के विभागाध्यक्ष थे, उनको वहां बुला दिया गया केवल एक दिन के लिए। तो इन स्थितियों के साथ, इन विसंगतियों के साथ कैसे चल सकता है? आपको क्या लगता है कि इस राज्य को जो दशा दिशा मिल रही है राजनीति के माध्यम से, वो कैसी मिल रही है? मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि जो लोग चंदाखोर थे वो हमारे भाग्य विधाता बन गए। जी तो बेसिकली विजन तो है नहीं। जी और जो वो है, अब जैसे फॉरेस्ट फायर की बात कर रहे हो आप। अब तो फॉरेस्ट फायर क्या है, कुछ मतलब देखिए उसमें बहुत अहम भूमिका, जैसे मैंने कहा था कि आपदा प्रबंधन हमने वो पढ़ाया नहीं बच्चों को। फिर ये था कि एक सोच हो गई कि वन सरकारी है और हम लोग ग्रामीण है, तो हमारा वनों की जिम्मेदारी सरकार की है। तो वनों से हमारी ग्रामीणों की दूरी बढ़ती गई, और फॉरेस्ट फायर का एक कारण ये है कि वो बढ़ाने हुए। तो ऐसे में वन पंचायतें जो लगभग 12,000 करीब है हमारे प्रदेश में, उनकी अहम भूमिका हो सकती थी। अब हालांकि कोशिश भी की जा रही है वन विभाग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मास लेवल पे अवेयरनेस नहीं है। हम ये कह रहे थे कि हम लोगों का ये सुझाव था फॉरेस्ट वालों को कि फॉरेस्ट फायर के लिए कि आप जो गांवों के युवा मंगल दल हैं, महिला मंगल दल हैं, उनको इन्वॉल्व कीजिए, और उनको जो फॉरेस्ट फायर का जो सीजन होता है, यानी अब अप्रैल मई के दौरान रिक्रूट कीजिए और उनको पैसा दीजिए। जो हमारे खनिज, जो वनाग्नि से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है, जो हमें संसाधनों का नुकसान होता है, तो वो रुक जाएगा और आग पर अंकुश लगेगा। ये तो कुदरतन पिछली बार बारिश हुई तो इस सीजन में तो नहीं तो 17,000-18,000 हेक्टेयर हर साल जल जाता है, और उससे ब्लैक कार्बन भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, और एक जो फूड चेन है वनों की वो भी खत्म होती है, और वो गांवों तक दमक बनाते हैं। तो मतलब एक विजन लेके, विजन ये विदेश जाते हैं, नेता लोग विदेश जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैंने कई ये विदेश तो दौरों पे मैंने दनादन आरटीआई लगाई, जो विदेश गया मैंने आरटीआई लगाई कि बताओ भाई एग्जीक्यूशन प्लान क्या है। तो इनका थोड़ा बहुत रुका है कि जी विदेश जाने पे, नहीं तो ये तो मूड है और चल दे। अगर आपको मेरिनो भीड़ भी लेनी है, अब क्रायो टेक्नोलॉजी से यही मिल सकती है जो ऑस्ट्रेलियन वो है, लेकिन यहाँ से एक डेलीगेशन जाएगा ऑस्ट्रेलिया, वो मेलबर्न से भीड़ लेके आएगा। परंपरा सी चल गई थी। क्या है, हम लोग क्या है, हमारे बीकेटीसी के मंदिर बन रहे हैं, वो बन रहे हैं भाई, आप क्राउड मैनेजमेंट आप कर नहीं रहे हो, यहाँ जाम लग रहा है, वहाँ लाइन लग रही है, तो भी आप दूसरे उनके मंदिरों की क्यों नहीं वो करते हो, समीक्षा क्यों नहीं करते हो उसके। तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, और इसके लिए ये है कि जो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे थिंक टैंक है जो सजेशन, लेकिन वो नहीं है। मतलब आपका वैज्ञानिक सलाहकार ऐसा आदमी है जो कंप्यूटर का आदमी है, तो जो जिसको जमीन का ABCD नहीं पता, उसको जिसको साइंस का नहीं पता, वो वैज्ञानिक सलाहकार है, वो विज्ञान का मंत्री है। जिसको, हाँ, इसमें सारे एक्सपर्ट हैं कि भैया कमीशन कैसे खाया जाए,
क्या कहते हैं, खनन कैसे होगा, ये कहाँ से कैसे पत्ती बनानी है और कैसे अपनी संपत्तियां था करनी है। तो जब तक सोच सही नहीं होगी, एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी हावी रहेगी, तब तक कुछ भी नहीं। और ब्यूरोक्रेसी इसलिए हावी रहती है कि आप ब्यूरोक्रेट को कहोगे कि भाई इसमें देखना मेरा कितना कमीशन बन सकता है, तो ब्यूरोक्रेट को पता है कि जब मंत्री खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा, इसलिए हावी जी है ना। तो तब तक कुछ नहीं होता। 2027 में चुनाव सामने है और अभी की जो स्थिति है उसमें दो राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ करके जो हमारे और जो युवा नेता इस बीच लगातार संघर्ष में कूदे हैं, वो हाशिए पर इस रूप में दिखाई देते हैं कि वो तितर बितर है। आपको क्या लगता है कि 2027 में उत्तराखंड को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार कैसे चुनी जा सकती है? कुछ भी नहीं चुनी जाएगी। आपको क्या लगता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि 32 में जी अगर सीरियस है तो 27 में कुछ होने वाला नहीं है। 27 में मैंने एक सुझाव दिया था कि केवल 20 सीटों पे आप टक्कर दे सकते हो, जीतने की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि जो रीजनल फोर्सेस है वो एक तो एकजुट नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि उनका जो पूरा वो है सेंट्रलाइज या तो हल्द्वानी है या देहरादून है, गांव में तो है ही नहीं, या उस क्षेत्र में वो जाते ही नहीं है। और गंगा, मैं बताऊं कि तुम भी पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूं, लेकिन इस सब के बावजूद आज भी उत्तराखंड में मैंने एक वो किया था, 72% लोग नहीं जानते कि क्या हो रहा है। अगर आप किसी गांव में जाके पूछो कि भाई हमारे राज्य में क्या हो रहा है, तो उन्हें नहीं पता, उन्हें घोटालों का नहीं पता, उन्हें भर्ती उनका कुछ पता नहीं है। उनको ये पता है कि भाई राशन मिलनी है और ये जो पैसे आ रहे हैं किसान सम्मान निधि के, वो हमारे अकाउंट में आए नहीं आए। और तीसरी बात, उन्हें ये पता है कि भाई बीजेपी है, भगवान है, भाई हिंदू है हिंदू है हिंदू है। ये नहीं कि हिंदुओं में ही तो हिंदुओं को लूट रहे हैं। कि अगर काम करते हो, राजनीति में धर्म होना चाहिए। यहाँ तो राजनीति में धर्म इसलिए होना चाहिए कि वो राजा धर्म के अनुसार आचरण करे, लेकिन ये इन्होंने तो धर्म में राजनीति लिया है ना, कि धर्म के आधार पर ही राजनीति हो रही है। राजनीति के नाम पर राजनीति तो धर्म के नाम पे चल रही है कि जी वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो है, और उसके नाम पर रोटी सेकी जा रही है। ये पहाड़ के लोग अगर जागरूक नहीं हुए तो मैं और तुम बहुत लंबे समय तक नहीं लड़ सकते। मुझे 19 लीगल नोटिस आए हुए हैं, मेरे पे 3 केस कोरोना के टाइम पे लगे हैं। तो आप व्यवस्था से बहुत लंबे समय तक नहीं लड़ सकते, जूझ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो पूरे संसाधन है, आप अकेले हो। और यदि लोग जागरूक नहीं हुए ना, पहाड़ नहीं बचने वाला। ये लोग देखना कि बद्रीनाथ केदारनाथ को हरिद्वार ले आएंगे। इन्होंने कोशिश भी की थी दिल्ली में केदारनाथ की वो बनाने की। तो फिर जो आने वाला समय है तो वहां तो केवल साधु सन्यासी जाएंगे। ये जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जो धाम है ना, चारों धाम, ये पता लगा कि हल्द्वानी में है और वह है। अब आप ये देखिए ना, सरकारों की चालाकी देखिए किस तरह। आप जागेश्वर धाम में तो पेड़ काट रहे हो देवदार के, वहां कह रहे हो कि जी हम मालाखंड बनाएंगे, और कैंची धाम को प्रमोट कर रहे हो। जो तीर्थ यात्री अब वहां जागेश्वर धाम जाता था, वहां गोलजू जाता था, उसमें चाहे घोड़ा खाल वाले में जाए, चाहे चेतई में जाए, या सोमनाथ में जाता था, वो अब कैंची धाम तक सिमट गया है। आपने तो वहां का सारा वो कर दिया और कैंची धाम में कुछ नहीं है। आप हमारी अपनी जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो विरासत है, उनको उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान है कि रिकॉर्ड तीर्थ यात्री है, और आपने वहां
उस तरह के ना तो संसाधन विकसित किए हैं, ना वो किया है कि बस आओ होल्ड ले जाओ और इनको दिखाओ कि जी हिंदू हिंदू, इसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हिमालय को नहीं समझ रहे। हिमालय की पीड़ा ये है कि हिमालय को कोई नहीं समझ पा रहा, और हिमालय समझने के लिए हमें विज्ञान समझना होगा, जी और विज्ञान को हम समझ नहीं रहे हैं, नहीं समझ, उसके क्योंकि किनारे अलग लगा रहे हैं। ये दिक्कत है। तो ये बातचीत हुई हमारी वरिष्ठ पत्रकार गुणानंद जखमोला जी से। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो हिमालय है वो लगातार पुकार रहा है और हमें सचेत कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। कभी ऊर्जा प्रदेश तो कभी पर्यटन प्रदेश के नाम पर जिस तरह से उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों के साथ अलग अलग समय पर सरकारों की ओर से जो एक तरीके का जो प्रपंच रचा गया, वो आज सबके सामने साबित हुआ है कि पर्यटन के नाम पर क्या हुआ है। धराली जैसी आपदाएं सबके सामने उदाहरण के स्वरूप पर हैं। ऊर्जा प्रदेश के नाम पर जो परियोजनाएं यहाँ पर तैयार की गई, उन परियोजनाओं ने कहीं न कहीं जो वन्य जीवों का जो दखल हुआ है उत्तराखंड के गांव-गांव में, वो इसी तरीके की विकास परियोजनाओं का परिणाम है, जिसको समझने के लिए हमारी सरकारें तैयार नहीं है। तो ये सब यदि नहीं समझती हैं तो आने वाला जो समय है वो हमारे जो गाँव की स्थिति है, गाँवों को तो निरीह बना ही चुका है, उसके आम आदमी को लगातार जो निरीह बना रहा है, और वो जो छोड़ने के लिए, अपने गाँव को छोड़ने के लिए, अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए जो तैयार बैठे हुए हैं और छोड़ रहे हैं लगातार। तो ये जो स्थितियां हैं ये बनी रहेंगी और उत्तराखंड उत्तराखंड नहीं रहेगा। तो ये समझना होगा कि उत्तराखंड को कैसे बचाया जाए, कैसे बसाया जाए। धन्यवाद। नमस्कार।